सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 15 हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग का लास्ट वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। जिस तरीके से लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो सिकल सेल होता है या आरबीसी जो होता है, ब्लड सेल्स जो होते हैं, उसमें कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं नॉर्मल ब्लड सेल के लिए और सिकल सेल ब्लड सेल के लिए। तो वहां पर हमने देखा था कि पेरेंट्स के जो 11th नंबर के जो क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आगे देखते हैं कि कोई अगर बच्चा एक पैदा होने वाला है तो वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल, वो डिसीजन कैसे होता है या कैसे डिसाइड होता है कि जो पैदा होने वाला बच्चा है या बेबी है वो लड़की होगी या लड़का होगा। तो वो भी क्या है, मेंडल ने जो है अच्छे से समझाया था। तो अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं उसी के बारे में। वी हैव स्टडीड अबाउट ह्यूमन क्रोमोसोम्स इन द प्रीवियस चैप्टर। हमने पिछले वाले चैप्टर में डिस्कशन कर लिया था कि क्रोमोसोम जो होता है वो हर पर्सन के अंदर में जो होता है, अगर पेयर के टर्म्स में बात करें तो 23 पेयर्स होते हैं और अगर नंबर के टर्म्स में बात करें तो 46 होते हैं, क्योंकि एक पेयर जो होता है वो 2 क्रोमोसोम से मिलकर बनता है। We also studied that a pair of sex chromosomes, the 23rd pair of chromosome, are responsible for sex determination. ये आपको अगेन 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन सा पेयर जो होता है क्रोमोसोम का वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए। जैसे 11th नंबर का जो पेयर होता है वो सिकल सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, उसी तरीके से 23 नंबर का जो पेयर होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अ फीमेल कैरीज अ होमोजियस पेयर, जो फीमेल होता है, फीमेल जो होती हैं उनमें जो फैक्टर होता है वो सेम होता है, मतलब एक्स एक्स उसको डिनोट करते हैं। जैसे वहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर डिनोट किए थे ना, तो फीमेल्स के अंदर में जो क्रोमोसोम जो पेयर होता है 23rd नंबर का जो पेयर है फीमेल का, उसमें दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम प्रॉपर्टी वाले होते हैं। जबकि मेल्स के जो 23rd नंबर के जो पेयर होते हैं उसमें क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, एक्स एंड वाई बीइंग शॉर्टन देन एक्स। और ये जो हमारे पास जो y होता है ना वो x के कंपैरिजन में क्या होता है, शॉर्टर होता है। मतलब x जो होता है वो साइज में बड़ा होता है, y जो होता है वो साइज में छोटा होता है। तो ये आपको याद रखना है। 23rd नंबर के जो फीमेल जो होती है उनके क्रोमोसोम में दोनों चीजें सेम होती हैं, जबकि वहीं पर 23rd नंबर का जो पेयर होता है मेल का, उसमें जो होता है वो x और y होता है, जहां पर y जो होता है वो शॉर्टर होता है किससे, x से। अब देखो कैसे आगे होता है ये। Gametes, as we know, carry only one shade of a pair of set chromosome, and after the fusion of male and female gametes, the zygotes so formed contain a diploid pair of chromosomes. अब यहां पर देखो, जब मेल्स का और फीमेल्स का आपस में इंटरेक्शन होता है तो उनके जब क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं, तो क्रोमोसोम जब आपस में मिलते हैं तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये जो फीमेल के जो दो क्रोमोसोम के जो पेयर है ना, इसमें से सिर्फ एक ही पेयर जो है वो ऑफस्प्रिंग में जाता है, और मेल के भी जो 2 यहाँ पर जो फैक्टर्स है उसमें से जो है एक पेयर जो होता है, एक नंबर जो होता है या एक क्रोमोसोम जो होता है वो क्या होता है, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। मतलब इस 2 में से एक आएगा और इस 2 में से जो है एक आएंगे, तभी ये क्या बनेगा, XY बन सकता है या XX बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। 4 केसेस देखेंगे अभी हम लोग। तो फीमेल से एक आता है और पेरेंट से जो है, मतलब फादर से जो है एक जो है आता है, जो कि जाइगोट्स के फॉर्मेशन के बाद बनता है। The sex of the child formed from these zygote depends on the whether it is a pair of XX chromosome or XY chromosome in 23rd pair. अब ये जो पेरेंट्स हैं, इन पेरेंट्स के जो पेयर क्रोमोसोम्स हैं, ये चाइल्ड में जब जाते हैं तो वहां पर ये डिसीजन होता है कि XX आया पेरेंट से कि X और Y आया, वहां से डिसीजन जो है होता है। अब यहां पर एक डायग्राम से हम समझते हैं। ये एक मेल है जो कि कौन सा क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, दोनों के दोनों जो है 23rd नंबर के क्रोमोसोम को कैरी किए हुए हैं। ठीक है, तो जो मेल होता है उसमें एक एक्स होता है और एक वाई होता है, और फीमेल में जो है दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब देखो दोनों के जो यहाँ पर जो सीनम है बोल सकते हैं एक तरीके से, मेल और फीमेल्स के एग वगैरह हो गया, जब आपस में एक इंटरेक्शन होते हैं तो देखो गीमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब गीमेट्स जब आपस में एक साथ मिलते हैं तो इसके कारण से जाइगोट्स का फॉर्मेशन होता है। अब कैसे हो सकता है, देखो यहां पर ये जो मेल का जो पार्ट है जिसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग स्पर्म के नाम से जानते हैं, और जो फीमेल का जो पार्ट्स होता है इसका हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। ठीक है, तो मेल में एक्स और वाई आया क्रोमोसोम, और यहां से फीमेल में एक्स और एक्स आया, दोनों गीमेट्स हैं। ठीक, अब 4 कंडीशन हो सकता है, क्या क्या, कि फादर से जो है एक्स आएगा और मदर से भी एक्स आएगा। तो एक्स और एक्स जब आता है तो यहां पर जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, फीमेल होगा। ठीक है,
अगर फादर से एक्स आया और मदर से भी एक्स आ गया, दूसरा कंडीशन, तो यहां पर क्या होगा, फीमेल होगा। तो जब दोनों बार एक्स और एक्स आते हैं तो वहां पे क्या होता है, फीमेल होता है। अब फादर का कौन सा आया, वाई वाला क्रोमोसोम आया, और मदर का कौन सा आया, एक्स वाला क्रोमोसोम आया। तो एक्स वाई आया या वाई एक्स आया, दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, अगर ऐसा होगा तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मेल होगा। मतलब जो चीज मदर में होती है अगर वही चीज ऑफस्प्रिंग में आएगा तो क्या होगा, वो फीमेल होगी। जो क्रोमोसोम का पेयर जो है पेरेंट्स के अंदर में है, मतलब फादर में है एक्स और वाई, अगर वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो गया पेयर होकर, तो वो बच्चा क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है डायग्राम के हेल्प से कि सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो आपको याद रखना है पहला पॉइंट, तो जो हमारे अंदर में जो क्रोमोसोम होते हैं उसका 23rd नंबर का जो पेयर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके डिटर्मिनेशन के लिए। अब जब मेल और फीमेल का आपस में इंटरेक्शन होता है, स्पर्म और एक्स आपस में जब जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, तो अगर एक्स एक्स आता है तो वहां पर फीमेल का फॉर्मेशन होगा, एक्स और वाई आते हैं तो वहां पर क्या होगा, मेल का फॉर्मेशन जो है ऑफस्प्रिंग जो होगा वो मेल जो है होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो इसी चीज को यहां पर जो है समझाया हुआ है। सी फिगर 4, व्हाट डू यू थिंक आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच ऑफ द 4 कंडीशन एक्स वाई, एक्स एक्स। इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है, तो 50% प्रोबेबिलिटी इसकी है क्योंकि दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, या तो एक्स एक्स होगा या तो एक्स वाई होगा। तो यहां पर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 50-50% जो है होती है। तो बेबी जो बर्न होने वाला है वो फीमेल होने के चांसेस उसके 50% होते हैं, मेल होने के चांसेस भी जो होते हैं वो भी 50% जो है होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज सुना होगा कि बेबी के ऑफस्प्रिंग के बॉर्न होने से पहले जो है उसके जो है जेंडर का पता लगाया जाता है। वैसे तो ये आजकल इलीगल हो गया है, लेकिन जब ये नहीं था आज से 20-25 साल पहले, तो लोग क्या करते थे, इसी एक्स और वाई के बेसिस पर चेक करके बता देते थे, जो डॉक्टर होते थे मशीन्स के थ्रू, कि होने वाला जो बच्चा है वो क्या होगा, होने वाला जो बच्चा है वो बॉय होगा या गर्ल होगा, वो वहां से देखकर जो है बता देते थे। तो उसका डिटर्मिनेशन कैसे होता था, उसके क्रोमोसोम को देखकर आइडेंटिफाई कर लेते थे कि जो पेट में है जो बच्चा है उसका क्रोमोसोम क्या है, एक्स एक्स होगा तो फीमेल होगा बता देंगे, एक्स वाई होगा तो बॉय होगा बता देंगे। बाय द वे ये जो है ये इलीगल हो चुका है। अगर कोई ऐसा जेंडर का जो है चेकिंग करता है तो उसको स्ट्रिक्ट जो है उसके लिए लॉ है, उसको 8-10 साल की जेल ऐसा कुछ है। लेकिन पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूं कि ऐसे होता था करके। We can understand from the figure that probability of having a male female is 50% each। ऊपर मैंने बता दिया कि दोनों के चांसेस कितने हैं, 50-50% है। जैसे एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने के चांसेस 50% होते हैं, टेल आने के चांसेस भी 50% होते हैं। तो सेम एक्सप्लेनेशन आप यहां पर भी दे सकते हो कि फीमेल और मेल होने के जो चांसेस होते हैं वो 50-50% जो है होते हैं। Thus, having a male or a female child is just 1 out of 2 chances. None of the parents are responsible for the same। तो इसमें जो होता है 50-50% चांसेस होता है, इसमें मेल का या फीमेल का कोई स्पेशल रोल जो है नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम का कौन सा पेयर जो है क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, द ह्यूमन मेल कैरीज द वाई क्रोमोसोम, सो टू हैव अ मेल चाइल्ड अ ह्यूमन मेल माइट हैव सम रोल। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, वाई एंड वाई नॉट। यहां पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मेल जो होते हैं उनके क्रोमोसोम में एक वाई क्रोमोसोम होता है, और यही वाई क्रोमोसोम कहीं ना कहीं क्या होता है, मेल या फीमेल के डिसीजन में जो है क्या होता है, क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या वाई ही जो होता है वही क्रिटिकल रोल प्ले करता है या मेल का सुपरिटेंडेंट होता है, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 50-50 चांसेस होते हैं मेल और फीमेल के, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं कि ये जो वाई फैक्टर जो होता है वो की रोल प्ले करता है। ठीक है, की रोल प्ले करता है, मतलब अगर y किसी x के साथ चला गया तो फिर वो क्या होगा, मेल होगा, और अगर x और x आ गया तो क्या होगा, फीमेल होगा। तो बेसिकली चांसेस जो होते हैं 50-50% होते हैं, लेकिन उसमें जो क्रिटिकल रोल प्ले करने वाला होता है 50-50% क्या होगा, उसमें इस y का जो है होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फैक्टर्स टू जीन। अब देखो, जब ये जो मेंडल हैं, मेंडल ने क्या किया, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन टू द हेरेडिटी फॉर्म्स द बेसिक ऑफ आवर नॉलेज ऑफ द सेम, ही इज दस कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब आपको ये एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन याद रखना है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, मेंडल को बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि मेंडल ने ही, याद करो, पर्पल और व्हाइट वाला जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर जो हम लोग सिकल सेल का एक्सप्लेनेशन किए थे, और कुछ उसी तरीके का बेस्ड है मेल और फीमेल का जो ऑफस्प्रिंग होगा उस पर भी। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको फादर ऑफ जीन्स जो है बोला जाता है।
फिर इसके कई साल बाद जो है क्या होते हैं, कई सारे साइंटिस्ट आते हैं, जैसे यहाँ पर बोला है कि 60 साल के बाद जो है मेंडल ने जो रिसर्च किया था उस पर और फर्दर रिसर्च हुआ है। वहां पर सटन करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे वर्क किए और उन्होंने क्रोमोसोम को और डिटेल से स्टडी किया कि क्या क्रोमोसोम के अंदर में और भी कुछ चीजें होती हैं कि क्रोमोसोम सिर्फ अकेला होता है ऑफस्प्रिंग के जो है जेंडर के डिसीजन में। तो फिर बाद में उनको पता चला कि क्रोमोसोम के अंदर में और छोटी चीजें होती हैं जिसको डीएनए बोलते हैं। फिर डीएनए के बारे में और स्टडी जो क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर में जीन होता है, जीन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेल और फीमेल के ऑफस्प्रिंग के डिसीजन में। फिर उसके बाद और स्टडी किया गया कि जीन के अंदर में और क्या होता है, तो जीन के अंदर में पता चला कि वहां पर डीएनए होता है। फिर डीएनए को जो है और स्टडी किया गया डिटेल से। तो ऐसे करके एक के बाद एक जो है बहुत सारे जो है स्टडी जो है किए गए और फाइनली जो है सबसे लास्ट जो है सबसे एकदम बेसिक जो इकाई होती है, बेसिक जो यूनिट होता है वो डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए के कारण ही जो है पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या करते हैं ऑफस्प्रिंग पर जो है ट्रांसफर होते हैं। अगर हमने किसी का डीएनए चेंज कर दिया, ठीक है, जिससे डीएनए चेंज हो जाने के कारण क्या होता है ऑफस्प्रिंग पूरी तरीके से चेंज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे साइंटिस्ट लोग बहुत सारी चीजें जो है वर्क करते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं जब समझाने के लिए। जैसे एक फीमेल है और एक मेल है, ये दोनों के जो है शादी हुई, इन दोनों इंटरेक्शन हुआ, अब इनके जो है होने वाला ऑफस्प्रिंग है। अब इन दोनों की जो हाइट है ना वो बहुत छोटी है, मान लेते हैं ये भी सॉर्टेड हाइट वाले हैं, ये भी सॉर्टेड हाइट वाले हैं। तो ऑब्वियस ही बात है जो होने वाला जो बेबी होगा या ऑफस्प्रिंग होगा मोस्ट प्रोबेबली उसकी भी हाइट जो होगी वो क्या होगी, काफी ज्यादा छोटी होगी। बट ये दोनों पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका होने वाला जो बेबी उनकी हाइट जो है छोटी ना हो। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर डॉक्टर क्या बोलेगा कि आपके जो डीएनए है उस डीएनए में हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो अगर इनके जो क्रोमोसोम्स जो आपस में गेमेट्स के फॉर्मेशन के जो ऑफस्प्रिंग होने वाला है उसके डीएनए को उन लोग क्या करेंगे, डीएनए में जो है कुछ एडिटिंग करेंगे और एडिटिंग करने के बाद ये प्रोबेबिलिटी होती है कि जो होने वाला ऑफस्प्रिंग होगा वो शॉर्ट हाइट का नहीं होगा। मतलब इस तरीके से मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर हमने डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया तो डीएनए के स्ट्रक्चर चेंज करने के कारण जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से जो है चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो डीएनए के बारे में आप बहुत आगे जब बायोलॉजी लोगे 11th-12th में तो आगे आप वहां पर और डिटेल से समझोगे कि ये जो डीएनए जो होता है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये किस तरीके से जो है इसको एडिटिंग किया जाता है। डीएनए का एक अलग से इंजीनियरिंग भी होता है डीएनए के फील्ड में कि डीएनए जो होता है, और एक और चीज हर पर्सन का जो डीएनए होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, किसी भी दो पर्सन का डीएनए सेम जो है नहीं हो सकता है, चाहे वो एक ही पेरेंट से ही क्यों ना हुए हो, डीएनए जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो सबसे फंडामेंटल यूनिट जो होता है जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन में या जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन बोलता हूं फॉर्मेशन में, वो जो है डीएनए का जो है होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो भी चैप्टर्स बचे हुए होंगे आप कमेंट करके बताना, मैं उसको जल्दी ही कंप्लीट करा दूंगा। साथ ही साथ रिवीजन के वीडियोस भी जो है बहुत जल्दी से जो है स्टार्ट होने वाले हैं।